नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के श्रीनगर दौरे की तस्वीर कई मायनों में बेहद खास है। ये तस्वीर न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाती है, बल्कि पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दे रही है। अभी जो मौजूदा हालात कश्मीर में बनी हुई है, उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। आर्मी चीफ उनको ताजा हालात की जानकारी भी दे रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान हर बार अलग अलग दावे करता है, लेकिन फिर भी आतंक परस्त पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। इस बार पाकिस्तान के उद्योग मंत्री राणा तनवीर हुसैन की लश्कर तैयबा के कमांडर मुजबिल इकबाल हाशमी से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात मुरिदके में हुई थी और मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने लश्कर के कमांडर से माफी तक मांगी है और लश्कर के कैंप को सरकारी खर्चे पर उसका घर बनाने का वादा भी किया। मुजबिर हाशमी एक ग्लोबल टेररिस्ट है और ये तस्वीर इस बात के सबूत है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को सरकारी संरक्षण दे रखा है। यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद जिसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको ये और साथ ही उनकी जो फैमिली है जो शहीद हैं या जख्मी हैं उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनके फैमिली को, बच्चों को। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है। खास तौर पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को खासा नुकसान पहुंचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि के लिए सैटेलाइट की तस्वीरों का हवाला दिया है और लिखा है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान अपने दावों को साबित नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के दावों की पुष्टि के लिए ना कोई सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, ना ही भारत की जमीन पर इसका कोई असर नजर आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद हर मोर्चे पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। भारत की टेक्नोलॉजी ताकत के आगे सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि चीन की भी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। पूरी दुनिया भारत की रक्षा प्रणाली की जमकर तारीफ कर रही है। फ्रांस 24 ने भी अपने रिपोर्ट में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल से लिए गए ड्रोन से पाकिस्तान के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया, जबकि पाकिस्तान की मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा है। तो वहीं भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से टेस्ट में पास हो गया। हम घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान के साथ अब उसके गैंग को घेरने का काम शुरू हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जिस तरह से पिटा है, उसे लेकर 3 देश ज्यादा दुखी हैं। भारत के स्ट्राइक के वक्त इन तीनों देशों ने पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। अब ये तीनों देश अलग अलग मोर्चों पर भारत के टारगेट पर आ गए हैं। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।
आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं, इस युद्ध में एक तरफ सेनाएं थी, दुश्मन के खेमे में तुर्की और चीन डट कर खड़े थे। चीन और तुर्की के हथियारों से पाकिस्तानी लड़ रहे थे। सबसे हाईटेक हथियारों का दम भरने वाले चीन और तुर्की को भारत के शूरवीरों ने महज 90 घंटे में चीर फाड़ डाला। ऑपरेशन सिंदूर के ताप से भस्म हो गए पाकिस्तान के दोस्त देशों के जंगी लड़ाके। पाकिस्तान के परास्त होने के बाद अब उसके हमदर्दों का हिसाब लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का नपा तुला एक्शन शुरू हो चुका है। 3 दिन में पाकिस्तान को पीटा, अगले 3 दिन 3 देशों पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन इंटरनेशनल शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बरसे बारूद जैसी मार पड़ने लगी है। आतंक परस्तों का नंबर लग गया है। पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ कर गुजरने के बाद ही उसकी भनक लगने देते हैं। ऐसा ही एक मिशन पीएम मोदी ने तूफानी रफ्तार से शुरू कर दिया है। ये मिशन है उन मुल्कों का नकाब नोच डालने का जिन्होंने दहशतगर्दी को खाद पानी दिया है। उन मक्कारों की कलई पूरी दुनिया के सामने एक एक कर नरेंद्र मोदी खोलने लगे हैं। मोदी का हंटर चलने लगा है। हंटर की हनक से इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचने लगी है। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तान का घोषित फाइनेंसर तुर्की बिलबिला रहा है। पाकिस्तान का स्वयंभू हमदर्द अजरबैजान छटपटा रहा है। पाकिस्तान का कट्टर मददगार मलेशिया बेचैन है। पाकिस्तान का मौका परस्त दोस्त बांग्लादेश दहला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 देशों की करतूतों को अच्छे से नोट कर लिया है। पाकिस्तान की तर्ज पर दहशतगर्दों के हमसायों का भी इलाज शुरू हो गया है। जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने एक एक सधे कदम उठाए, वैसे ही अब पाकिस्तान के टेरर प्रोपराइटरों पर चाबुक चलने लगा है। इसका इशारा विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नरेंद्र मोदी ने आतंक के विरुद्ध व्यापक युद्ध का ऐलान किया है। भारत के मिशन के बीच में जो आएगा उसका अंजाम भयानक होगा। भारत ने आतंक पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में फैसला ले रहे हैं उससे पाकिस्तान प्रेमी देशों के होश उड़ गए हैं, मगर ये महज शुरुआत भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के जहरीले कोबरा का फन कुचलने तक रुकने नहीं वाले। भारत के एक्शन से सबसे ज्यादा जिस लीडर की धुकधुकी बढ़ी हुई है वो तुर्की के अघोषित तानाशाह अर्दवान है। स्वयंभू खलीफा के नाम से कुख्यात अर्दवान की हेकड़ी गुल होने लगी है। बावजूद इसके अर्दवान का पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ रहा है। अर्दवान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताया। तुर्की के खलीफा ने पाकिस्तान को अच्छे और बुरे वक्त में समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया है। पाकिस्तान को भेजे एक मैसेज में अर्दवान ने लिखा, तुर्की अच्छे और बुरे दोनों समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तायिप अर्दवान ने पाकिस्तान को सच्चा दोस्त बताया। यही नहीं, उन्होंने भारत के साथ तनाव को लेकर पाकिस्तान की नीति की तारीफ की और साथ ही उम्मीद जताई कि सिंधु जल समझौते समेत दूसरे मुद्दों का भी हल जल्द ही निकल आएगा। हर भारतीय शांति से जी सके,
विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं। तुर्की पाकिस्तान को फंडिंग करता है। अर्दवान जनरल मुनीर और शहबाज की तरह ही कश्मीर का राग अलापते हैं, लेकिन अर्दवान की चाल की काट तलाश ली गई है। दहशतगर्दों के मददगार मुल्क का बैड टाइम शुरू हो गया है। तुर्की की कमर टूटने लगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक रूप से जवाब देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। कैट ने देश भर के व्यापारियों और आम जनता से इन दोनों देशों की यात्राओं का बॉयकॉट करने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की पहुंचे थे, जिससे तुर्की को $291.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। वहीं अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से करीब $308.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। भारत से कमाकर आतंक की फंडिंग करने वालों का शटर डाउन होना शुरू हो गया है। कुछ लोग इसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी करने लगे हैं। इनसे मिलिए। तुर्की के नामी अभिनेता हैं, नाम सेंजिंग कोस्कुन है। टेलीविजन सीरीज दिरिलिस अर्तुगुल से मशहूर हुए हैं। तुर्की के बहिष्कार पर इन्होंने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा, जिसमें कोस्कुन ने सैलानियों से तुर्की आने और देखने की बात कही, जिसके जवाब में कोस्कुन जमकर ट्रोल हो गए। भारत के लोगों ने कोस्कुन को करारा जवाब देते हुए अर्दवान से अपनी आतंक नीति बदल डालने की हिदायत तक दे डाली है। कई एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में भारी कमी आने की जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है। अर्दवान के लिए अब पाकिस्तान प्रेम बरकरार रखना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनकी पॉलिसी पर्दे के पीछे रहकर युद्ध भड़काने की है। तुर्की दुनिया भर के तमाम फसाद में खलीफागिरी दिखाने का जोखिम मोल लेता है। खासकर जब से अर्दवान की तुर्की में सल्तनत ताबीर हुई है, तब से वो खुद को मुस्लिम मुल्कों का खलीफा साबित करने पर तुले हैं। अर्दवान पर अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट कमांडर जुलानी जैसे कुख्यात टेरर सरगना से करवाया। अर्दवान ने कमांडर जुलानी को अहमद अल शरा की पहचान देकर सीरिया का राष्ट्रपति पद दिलवाया। ताज्जुब यह है कि जिस कमांडर जुलानी को अमेरिका ने इनामी आतंकी आका घोषित किया था, उसी से अब प्रेसिडेंट ट्रंप गलबैया करने पर मजबूर हो गए हैं। कूटनीति के तकाजे नफे नुकसान से तय होते हैं। ट्रंप मुनाफे की खातिर आग से खेलने का जोखिम मोल ले रहे हैं, मगर उन्हें अर्दवान जैसे शातिर दिमाग लीडर की हकीकत की अनदेखी भारी पड़ सकती है। ये वही तुर्की है जिसने यूक्रेन को कबाड़ ड्रोन बेचकर उसे युद्ध में बुरी तरह फंसाया। यूक्रेन डिफेंस फोर्स की जून 2022 की रिपोर्ट बताती है कि तुर्किश TB2 बैरक्तार ड्रोन को लेकर किए गए सभी दावे वॉर जोन में फुस हो गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन में तुर्की के ड्रोन का कब्रिस्तान बना दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन सप्लाई किए हैं, वो यूक्रेन को बेचे ड्रोन से भी कम ताकतवर हैं। ऐसे में अर्दवान के उड़न दस्ते को भारतीय फौज ने उड़ता ताबूत बनाने में टाइम नहीं लिया। पाकिस्तान दुनिया का कोई भी हथियार आजमा ले, पाकिस्तान अपने दोस्तों की चाहे कितनी भी भीड़ जुटा ले, पाकिस्तान के कायर जनरल भारत से पिटते रहेंगे। पाकिस्तानी जनरलों को जहन्नुम पहुंचाने का काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने भी शुरू कर दिया है। BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तानी सेना को सैन्य काफिले, खुफिया केंद्र और खनिज परिवहन गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान प्रेम में फड़फड़ा रहे बांग्लादेश, मलेशिया
और इंडोनेशिया जैसे दोस्तों की तो कोई बिसात ही नहीं है। बचा चीन, तो उसे अपने हैसियत का अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर में जले हथियारों से लग चुका है। चाइनीज हथियारों की आतिशबाजी से पाकिस्तान खुद ही जल भुन गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी आतंकी फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी है, जिससे जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को भारत ने तबाह कर दिया था। अब उसी के सरगना मसूद अजहर के लिए बहावलपुर एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को जो IMF से हजारों करोड़ का कर्ज मिला और अब इसी रकम को आतंकियों पर खर्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। सीज फायर के बाद भी शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर अपने एजेंडे पर कायम है। क्योंकि मिसाइलों से पिटकर भी पाकिस्तान ने जैश को दोबारा खड़ा करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह है जनरल आसिम मुनीर का प्रोजेक्ट बहावलपुर एक्सटेंशन। बहावलपुर एक्सटेंशन यानी आतंकी गुट जैश को फिर से तैयार करने का मिशन। मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार देगी 14 करोड़ रुपए, जिससे वो फिर से खड़ा करेगा अपना आतंक का साम्राज्य। बहावलपुर में भारत के मिसाइल और ड्रोन अटैक ने जो किया, इस वीडियो को देखकर अब भी सिहर उठता है मसूद अजहर। बहावलपुर में जैश के अड्डे के कोने कोने तक तबाही के दस्तखत देखे जा सकते हैं। हर चोट पर उस सजा का नाम लिखा है जिसके जख्म भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद मसूद अजहर को दी है। लेकिन अब इन जख्मों पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने IMF वाला मरहम लगाने की तैयारी कर ली है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो रकम पाकिस्तान को मिली, उसे पाकिस्तान ने आगे आतंकियों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान को 8,400 करोड़ रुपए कर्ज की दूसरी किश्त जारी की है। लेकिन अब इसी रकम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान मसूद अजहर की तिजोरी भरने लगा है, ताकि वो फिर से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाए। यानी कर्ज में डूबे पाकिस्तान को जो कर्ज IMF से मिला, उसका इस्तेमाल शहबाज और जनरल मुनीर अब जैश जैसे आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। और यही है पाकिस्तान का बहावलपुर एक्सटेंशन। मई को भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी अड्डों पर बमबारी की थी। मिसाइल से हमले किए गए और ड्रोन से बहावलपुर से लेकर मुरीद के और मुजफ्फराबाद तक ऐसा सबक सिखाया कि मसूद अजहर के आंसू निकल आए। बहावलपुर में भारत ने जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया और इसी हमले में मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार मारे गए। ये बात खुद मसूद अजहर ने कबूली है कि मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और बहनोई, एक भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल थे। वैसे इन हमलों में जैश के कई आतंकी भी मारे गए, इसकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मसूद अजहर के आतंकी गुट के पस्त हो चुके हौसलों को फिर से बुलंद करने की तैयारी कर ली है। 7 मई को भारत के हमले में मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार मारे गए। अब इन 14 रिश्तेदारों के नाम पर मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यानी हर लाश पर मसूद अजहर को 1 करोड़ का मुआवजा या कहें कि जैश को खड़ा करने का फंड रिलीज किया जा रहा है। कर्ज के आगे नाक रगड़ने वाले पाकिस्तान को IMF की तरफ से ऐसे वक्त लोन दिया गया है
जब उसके आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया और 26 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत ने आईएमएफ की इस मीटिंग में न रहने का फैसला किया था, जिसमें पाकिस्तान को कर्ज देने का फैसला किया गया। 1958 से अब तक पाकिस्तान आईएमएफ से 25 बार कर्ज ले चुका है। इस बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो मदद मिली है वो दम तोड़ते जैश और लश्कर के लिए नई ऑक्सीजन साबित हो सकती है। पाकिस्तान जैसे देश को ऐसे वक्त में कर्ज देना वाकई में बहावलपुर और मुरीद के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की फंडिंग कही जाएगी। हालांकि जो मार पाकिस्तान को पड़ी है उस सदमे से बाहर निकलने में उसे अभी वक्त लगेगा। वो आईएमएफ की रकम से अपने तबाह हो चुके एयरबेस की मरम्मत भी कराएगा और मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को मुआवजा भी दिलवाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो रकम पाकिस्तान को मिली वो पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं बल्कि मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खातों में जा रही है। हजारों करोड़ में से 14 करोड़ की रकम बेहद छोटी है, लेकिन इस मदद की पाई जुटाकर पाकिस्तान जैश और लश्कर जैसे आतंकियों को फिर से खड़ा करना चाहता है। यही पाकिस्तान का बहावलपुर एक्सटेंशन है और इसी के लिए वो उस नुकसान की भरपाई करना चाहता है जो उसको भारत ने पहुंचाया है। आप पाकिस्तान में फैले पैनिक को समझ सकते हैं। सरगोदा से रफीकी, रावलपिंडी से सियालकोट और रहीम यार खान से लाहौर तक पाकिस्तान पूरी तरह भारत के अटैक को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान की इसी नाकामी ने अब आसिम मुनीर की फौज में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जब एक कमांडर दूसरे कमांडर को शक की निगाह से देख रहा है। देखा जाए तो भारत की स्ट्राइक को रोकने में नाकाम रहे पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र में जैसे फूट पड़ गई है। एक खबर ऐसी भी है कि जिसे लेकर जनरल मुनीर ने आईएसआई प्रमुख को फटकार लगाई है। खबर यह है कि नूर खान एयरबेस पर तैनात स्पेशल ब्रांच के डीएसपी सैफुल्ला कोरई का शव उनके घर पर संदिग्ध हालत में मिला। डीएसपी सैफुल्ला के मुंह पर मास्क लगा हुआ था और उनके हाथ में एक राइफल थी जिसकी दाहिनी तरफ कनपट्टी पर बुलेट होल यानी गोली का निशान था। नूर खान एयरबेस पर हुए हमले के बाद आईएसआई ने डीएसपी सैफुल्ला को तलब किया था, क्योंकि डीएसपी सैफुल्ला पर ही एयरबेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और अब इल्जाम लग रहा है कि उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन मामला मर्डर का भी नजर आता है, जिसे लेकर आईएसआई के अफसर बुरी तरह घिर गए हैं। खुफिया हलकों में चर्चा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने डीएसपी सैफुल्ला पर पहले नाकामयाबी का आरोप लगाया। इसके साथ ही उस पर एयरबेस की सूचनाएं इधर से उधर करने का आरोप लगाया गया। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने सैफुल्ला की हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या में बदल दिया। जल्द ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे और अधिकारी आत्महत्या कर सकते हैं। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद डीएसपी सैफुल्ला की आईएसआई के अफसरों से बहस हुई, झड़प हुई और फिर उनकी लाश उनके घर में मिली। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक ने वहां के एयर डिफेंस से लेकर खुफिया तंत्र और तमाम तरीके की सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। नूर खान एयरबेस पर धमाके जनरल आसिम मुनीर पर बहुत बड़ा दाग माना जा रहा है, क्योंकि इस हमले का मतलब है कि अगली बार अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सेना अपने सबसे बड़े कमांडर को भी नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान में शुरू हो गया है ब्लेम गेम। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसियां निचले अधिकारियों पर नाकामयाबियों का सेहरा सजा रही हैं। जवाब देने वाले अधिकारियों को मौत की माला पहनाकर आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। बुरी तरह घिर चुका पाकिस्तान अपने घर में बुरी तरह पिटा है। उसके हवाई अड्डों पर धमाके और आग के बड़े बड़े गोले देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान को 7 मई के बाद से लगातार झटके लगे हैं। मुरीद से लेकर बहावलपुर और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक धमाकों की वीडियो वायरल है। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि जब जब उसकी तरफ से ऐसी मिसाइल दागी जाएगी, जवाब में उसका कोई ना कोई मिलिट्री अड्डा तबाह कर दिया जाएगा। इसकी गारंटी भारत बार बार दे रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।